Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first YouTube video, so thank you for clicking on this video. In this video, I'm going to talk about SEBI Grade A IT Officer exam. I'm starting a 30-day preparation challenge for SEBI Grade A IT exam. This preparation is a self-study and I will explain everything in a simple and clear way. तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है और आप एक परफेक्ट वीडियो ढूंढ रहे थे जिसमें सारी रिसोर्सेज के बारे में बात किया जाए जो सेल्फ प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करेगी, ना दिस वीडियो इज फॉर यू. In this video, I will explain about the exam pattern, why SEBI is a good career, and my complete preparation strategy. So please watch this video till the end. तो एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो बेसिकली मैंने उन पीपल्स के लिए बनाया है जो वर्किंग है. तो जो नॉन वर्किंग है या फिर जो कॉलेज के साथ इस एग्जाम को मैनेज कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से देख सकते हैं. इस वीडियो में हमें एक चीज क्लियरली समझना होगा कि हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, टॉपर बनना बिल्कुल भी नहीं है. भले ही इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हों जैसा कि आप देख सकते हैं, पर हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है. हमें ये जितने भी पेपर वन में सब्जेक्ट्स हैं इसका फेज टू में कोई रेलिवेंस नहीं है. तो हमें सिर्फ मिनिमम मार्क्स लाना है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए. ओके, तो एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं. फेज वन जो हमारा एग्जाम है वो 10 जनवरी 2026 को होने वाला है. फेज वन में दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन जो 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये 100 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं. इसमें चार सेक्शंस होते हैं, 20 क्वेश्चन पर पेपर आते हैं और टोटल 25 मार्क्स के होते हैं एक पेपर. तो इस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 बनता है. बट घबराइए नहीं, हमें 100 में से 100 लाना नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम मार्क्स लाना होता है. ये मैं आपके आगे बताऊंगी. पेपर टू हमारा होता है आईटी स्ट्रीम का जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट दिए जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. ठीक है, और गलत होने पे नेगेटिव मार्क्स हाफ कट जाते हैं. अब अगर हम फेज वन में सिलेबस का डिस्कशन कर ले तो इसमें चार सेक्शन होते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया था, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग. कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स लाने हैं 100 मार्क्स में से, सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं. ठीक है, और पेपर टू में आपको 40 मार्क्स लाने हैं 100 में से. ओवरऑल कट ऑफ 40% है, यानी कि आपको 80 मार्क्स लाने हैं ये 200 में से. यहाँ पे 100 नहीं 200 होगा. ओके, तो ये 80 मार्क्स लाना सच में बहुत ही आसान है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ लिया तो. पहला है कि मैं उन बच्चों के लिए बात करती हूँ जिन्होंने पहले कुछ बैंकिंग का एग्जाम दे रखा है, जैसे आईबीपीएस एसओ होती है, एसबीआई एसओ होती है, या कोई और भी बैंकिंग एग्जाम का उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है. तो उन्हें रीजनिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी. तो उनके लिए पेपर वन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी. और उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि वो, क्योंकि पेपर फेज टू में भी हमें हेल्प करेगा, इसीलिए तो वो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट पे ज्यादा ध्यान देंगे. पर जिन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशन पहले नहीं की है तो उनके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग चैप्टर होते हैं और इजिली मार्क्स हमें दे सकते हैं. और अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आप क्वांट भी यूज कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है. तो यानी ये चार पेपर जो आपको दिख रहे होते हैं, इन चारों में से अगर आप एक को कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं फिर भी ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद पेपर टू का अगर बात करें तो पेपर टू में जो लेवल होती है आईटी क्वेश्चंस की, वो बीटेक लेवल का ही होता है, गेट लेवल का नहीं होता है. जैसे आप आईटी के दूसरे एग्जाम्स देते हैं, पीएसयू वगैरह के देते हैं या इसरो वगैरह के देते हैं, तो उसी लेवल का क्वेश्चंस आते हैं. और सिलेबस पेपर टू का रिलेटिवली कम ही होता है, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी सिलेबस में. ठीक है, ये हमारा फेज वन डिस्कस हो गया. उसके बाद आते हैं फेज टू में. फेज टू इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होती है, ये कॉमन होती है सारे के लिए. इसका वेटेज 1/3 होता है ओवरऑल इंटरव्यू में जब जुड़ता है मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स में जुड़ने के बाद. ठीक है, कट ऑफ 30% होती है, बट बिलीव मी 30 मार्क्स यहाँ पे कोई नहीं लाता है. मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 60 के आसपास जाती है. ठीक है, तो उससे ज्यादा ही आपको लाना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए. पेपर टू में आते हैं. पेपर टू इस बार चेंज हुआ है. पिछले साल तक पेपर टू कोडिंग आती थी, पर इस बार एमसीक्यू आएंगी. अब ये एमसीक्यू कितनी आएंगी, किस लेवल की आएंगी, ये अभी किसी को नहीं पता है. बट मेरे ख्याल से एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्योंकि 180 मिनट्स हमें अगर दिए गए हैं
और 100 मार्क्स का है तो लेवल तो ठीक ही आएगा। पर ये फेज 2 है तो पहले हमारा फेज 1 तो निकल जाए, उसके बाद हम फेज 2 के बारे में देखते हैं। तो एक छोटा सा मोटिवेशन से हम लोग ये शुरू करते हैं कि मैं सेबी प्रिपरेशन करूँ क्यों? मेरी तो अच्छी खासी जॉब चल रही है, या फिर मैं फैंग में हूँ, या फिर मैं अच्छी खासी स्टार्टअप में हूँ, या फिर मैं कोई और भी तो जॉब ले सकती हूँ, तो सेबी क्यों? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और अगर आप कहीं और जॉब ले किसी और पीएसयू में या फिर कोई और ही स्टार्टअप में, तो स्टार्टिंग लेवल सैलरी इतनी कोई नहीं देती है। इसकी स्टार्टिंग लेवल सैलरी ऐसे तो 24 एलपीए है, बट अलाउंसेस वगैरह मिला के 30 तक पहुंच जाती है। ओके। तो पहली चीज तो ये है सैलरी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको अपनी आईटी स्ट्रीम छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप बाकी गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो आपको अपनी आईटी छोड़नी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे आईटी भी नहीं छोड़नी है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है, साथ ही साथ अलाउंसेस भी बहुत मिल रही है, और सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इसमें। आप सेबी में आके बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आप नॉर्मली एक स्टार्टअप में नहीं सीख पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी ये आपको देता है, और रिस्पेक्टफुल करियर भी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अगर आपको कुछ चाहिए होगा। तो एक से भी अच्छी जॉब है। इस मोटिवेशन के साथ हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फेज 1 के। मुझे पता है आप सब लोग वर्किंग आए हैं, तो 9 से 5 तो एटलीस्ट सब कोई जॉब करते ही है, या फिर अगर जॉब नहीं भी करते हैं तो कॉलेज में 9 से 5 तो देना ही पड़ता है। तो हमारी प्रिपरेशन होगी कि हम फेज 1 का जो पेपर 1 है वो हम सुबह में 4 से 8 कर लें। ठीक है। मुझे पता है 4 बजे उठने में तो भाई आफत आती है सबको, पर अगर चाहिए जॉब तो करना ही होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, चाहे हंस के करो या रो के करो, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। मैंने पहले ही बोला था करंट अफेयर्स स्कोरिंग है तो हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा मार्क्स वैसे लाना भी नहीं है, 7 से 9 मार्क्स लाना है। ज्यादा से ज्यादा आप 11 मार्क्स तक कर सकते हैं। और इसकी सोर्सेज जो है वो बीपीडिया है, अफेयर्स क्लाउड है, अनुज जिंदल है, ये सब मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। वो लोग ऐसे निकालते हैं, पीडीएफ वाइज निकालते हैं, मंथली पीडीएफ। तो इसमें ना आपको लाइक पूरा रटना नहीं है, आप उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो लोग वैसे अंडरलाइन कर देते हैं, पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। ज्यादा समय हम इसमें नहीं देंगे अपना, बस 1 आवर पर डे देंगे। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश आप नहीं छोड़ सकते, और इंग्लिश हमारी इंट्यूशन पे भी बेस्ड होता है, तो हम इसे ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। कम से कम हमें 20 मार्क्स तक लाना है इसमें, ताकि हमारा 20 और इधर से 10, 30 मार्क्स हमारा वैसे हो जाए और 2-3 मार्क्स हम इसमें से ले आए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये याद रखनी है कि हमें निगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। तो देखो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपटीशन होती है इसमें। ठीक है। तो तुक्का तो बिल्कुल भी मत मारिएगा आप। इसीलिए हमें इतने आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है कि हम वहाँ पे क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। इंग्लिश में हम अब अच्छा खासा टाइम देंगे, जो कि 1.5 घंटे होगा हर दिन का। उसके बाद क्वांट की स्ट्रेटेजी मैं करती हूँ। देखो क्वांट मोस्ट ऑफ दी बच्चे को आता ही है। वैसे क्वांट ज्यादा हार्ड पूछते भी नहीं है यार, सिंपल कैलकुलेशन पूछते हैं, डीआई पूछते हैं, परसेंटेज पूछते हैं, जो आप एवरीडे लाइफ में यूज करते ही हो। तो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्वांट एटलीस्ट आप इतना तो आता ही होगा कि 9 से 10 मार्क्स आप ले आओ। मुझे लगता है कि इतना सबको आता है। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे सोर्सेस मेंशन कर दी है कि इंग्लिश तो यूट्यूब से ही हो जाएगा, और मॉक्स ये तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर क्वांट के लिए आप एक अरुण शर्मा की बुक होती है, इससे ना बस आप डीआई वाला पार्ट कर लीजिएगा। अरुण शर्मा की बुक से डीआई वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में देखो जिसको आती है उसे भी ज्यादा टाइम अभी देना नहीं चाहिए, और जिसे नहीं आती है उसे तो आप दे के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीजनिंग बहुत ही लंबा सिलेबस है इसका, और इसको सीखने में टाइम लगता है। आप ऐसे 1 महीने में नहीं सीख पाएंगे, और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए रीजनिंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम इसको बस आधा घंटा देंगे, और कौन से टॉपिक्स हम इस आधे घंटे में करेंगे वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये 4 घंटे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन चारों में। तो क्वांट में हमें अब पहले क्वांट ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वांट डिस्कस करने से पहले मैं अगर आप लोगों को बता दूं
कि पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए, ये आई एग्जाम भी है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस की ये बीपीडी या करंट अफेयर्स आती है, ठीक है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी। ये दोनों करना थोड़ा सा अभी टाइम टेकिंग होगा, तो बीपीडिया की करंट अफेयर्स है, इसमें जाके आप इसकी बीपीडिया वाली पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं सारी करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद अनुज जिंदल का, हाँ, इसके बाद ये अफेयर्स क्लाउड का भी होता है। अफेयर्स क्लाउड का मंथली करंट अफेयर्स करके आता है, इसमें सारे मंथ वाइज है। पिछले 6 महीने या 7 महीने तक का भी कर लेते हैं आप, तो अच्छी खासी मार्क्स आ जाती है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। और अनुज जिंदल भी आप जाके देख सकते हैं, तो अनुज जिंदल का भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वांट के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पे मुझे फोकस करना है, ताकि 9 से 10 मार्क्स में इजिली सिक्योर कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये डेफिनेटली आता है, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वैसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट हाँ, डीआई में इसका बहुत हेल्पफुल होता है। डीआई बेसिकली एक डीआई दे देगा आपको, जिससे 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो परसेंटेज के लिए ही होता है, और वो परसेंटेज और रेशियो तीनों मिला के होता है, ठीक है। और बाकी के 2 क्वेश्चन आपको सिंपल वो ग्राफ या टेबल से आपको डेटा निकालने के लिए बोलेगा। तो ये तीनों, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन भी आप कर ले। ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही इजी टॉपिक होती है, बस 4 रूल्स है आपको याद करने होते हैं। इसके बाद इससे मार्क्स, 3 मार्क्स तो पक्का है, वो आ ही जाते हैं। और अगर लास्ट में टाइम बचता है तो ये टाइम एंड वर्क कर ले। अगर आप टाइम एंड वर्क कर लेंगे तो इससे जो रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स होते हैं, जो पाइप्स एंड सिस्टम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, बोट्स वगैरह, वो इजिली समझ में आ जाएंगे और आपकी इंट्यूशन से भी वो बन जाएंगे। तो ये ऊपर के जो मेन 5 टॉपिक है, ये आप जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है किसी भी एग्जाम को देने के लिए, वो होती है मॉक्स। और इस एग्जाम के लिए तो मॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि मैं और कौन सी सोर्सेज करूँ। तो मॉक्स बहुत अच्छी है। अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे अभी, तब तो बहुत टाइम लग जाएगी, पर आप मॉक्स पे रिलायबल हो सकते हो। और डीआई अरुण शर्मा से कर लो, अरुण शर्मा के डीआई बहुत अच्छे होते हैं, तो डीआई अरुण शर्मा से कर लो। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट है कि भाई हम सीखे कहाँ से। तो यूट्यूब पे कौशिक मोहंते करके एक टीचर है, जो अच्छा पढ़ाते हैं, बैंक्स के रिलेटेड ही क्वांट्स पढ़ाते हैं, पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका एक कंप्लीट क्वांट वीडियो प्लेलिस्ट है, या आप आशीष अरोरा सर से ही पढ़ सकते हो। मैं बेसिकली कौशिक मोहंते से पढ़ती हूँ, मुझे उनकी अच्छा लगता है। और कभी-कभी आशीष अरोरा को भी देख लेती हूँ। मतलब मैं दोनों का मिला के टॉपिक्स सीखती हूँ, कुछ इनके टॉपिक्स, कुछ उनके टॉपिक्स। तो आप इन दोनों का स्टाइल देख सकते हो, जिसका आपको अच्छा लगे पढ़ाने का, आप उनसे पढ़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम लोग क्वांट पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें घुस जाते हैं एकदम कि यार नंबर सीरीज़ तो मैं पूरा शुरुआत से लेके अंत तक कर लूँ। डीआई में इतने सारे कर लूँ कि बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कट ऑफ क्लियर करना है, तो हम उतना ही पढ़ें। और बाकी द लास्ट थिंग इज कि जितना आप सीखोगे उतना आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स, क्लोज स्टेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मार्किज्म। मुझे पता है शुरुआत में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ही है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग स्कूल एग्जाम में दिए जाते थे, तो पैसेज आते थे, उसमें से हमें क्वेश्चंस करना होता था, तो सेम वही है, बट लेवल बहुत अलग है, लेवल वो नहीं होता है। तो कुछ आपको एक अच्छा खासा पैसेज दिया जाएगा, उससे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने होते हैं, उसमें कुछ वोकैब्स के क्वेश्चन भी उसी में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन क्या होता है ना, कि आपको 3-4 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको पूछे जाएंगे कि कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है, या फिर कौन सा सेंटेंस ही गलती है। तो वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैराजम्बल्स भी इसी तरीके से होते हैं। तो ये सब हम सीखे कहाँ से? ये सारे इम्पोर्टेंट है जो आपको करने नहीं चाहिए। तो ये सब हम सीखे कहाँ से? तो सबसे जो बेस्ट सोर्स है इंग्लिश सीखने का, वो है निमिषा बंसल मैम। ये लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाती है, इनके बुक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लेते हो और मॉक्स कर लगा लेते हो, तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ इंग्लिश में 20 में या 25 मार्क्स लाने से, 25 में 25 भी आप ला सकते हो, और बहुत बच्चे लाते भी है। ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, बस आपको इनको फॉलो करना है, ठीक है। इनका ग्रामर कोर्स भी है और इनके बहुत सारे कोर्सेज है, पर आप ना सारी कोर्सेज सब मत पढ़ने लगना, क्योंकि 30 दिन में सब कुछ कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो इनका सबसे, ये टॉपिक उठाना सबसे आसान तरीका,
ये टॉपिक उठाना, इनके वीडियोस में जाना, ये परफेक्ट एक एक टॉपिक करना परफेक्शन बैच से, ठीक है, और मॉक्स लगाना सिर्फ। इसी में आपको वोकैब भी आ जाएगा, इसी में आपको ग्रामर भी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो प्लीज 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 इसको अच्छे से करना। उसके बाद आते हैं आप करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली करना क्या है, तो अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेना, बीपीडिया से अगर आप पढ़ोगे या फिर किसी से भी पढ़ोगे तो अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेना, रिवॉर्ड्स के बारे में पढ़ लेना, साइंस एंड टेक और फाइनेंस, बेसिकली वो सारे करंट अफेयर्स पढ़ना जो सेबी, आरबीआई, आईआरडीए से रिलेटेड है, जो इसमें मतलब पूछे जा सकते हैं, जिसका इससे कोई कनेक्शन है, ठीक है। और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज ये तो भाई स्टडी के तो पूछे ही जाते हैं। ये सोर्सेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आई एग्जाम भी क्या बीपीडिया या फिर अनुचंदन से, क्लाउड अफेयर्स भी है एक, आप पढ़ सकते हो। मैं बीपीडिया फॉलो करती हूँ। मॉक्स लगाते रहना, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना बीपीडिया का डेली क्विज भी आता है, तो वो अगर आप डेली करते हो ना, जैसे मैंने बीपीडिया पढ़ लिया, उसका डेली क्विज भी कर लिया, तो अच्छा होता है, आपको चीजें याद रह जाती है। जब आप पढ़ोगे तो ये लगेगा कि बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें होता है, कुछ खास मजा नहीं आता है, बट मार्क्स चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरुआत में तो यार रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ लगता है, मजा भी आता है बट वो टफ भी लगता है। तो सबसे पहला चीज आता है सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। ये परफेक्ट टॉपिक है और इसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सीखना भी बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। ये सीखना भी आसान होता है और इससे क्वेश्चंस आते ही है और इससे आपको मार्क्स आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पजल पे। पजल बहुत से तरीके के पजल होते हैं, अब सारे पजल आप 30 दिन में कवर तो कर नहीं पाओगे, तो ये कुछ 3 पजल्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और इसे बन भी जाते हैं और गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहला है फ्लोर एंड फ्लैट पजल्स। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब जब आप कोई वीडियोस देखोगे टॉपिक उठा के तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए सोर्सेज जो है वो है रीजनिंग बाय पुनीत सर। कि अगर आप यूट्यूब पे जाके रीजनिंग बाय पुनीत सर सर्च करोगे तो इनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सारे वीडियो एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली सारे बाकी सारे पेपर्स की तरह इसके लिए भी मॉक्स लगाना बहुत जरूरी है, या फिर आप इसका डेली क्विज भी लगा सकते हो। आई एग्जाम भी आता 24/7 पे आता है, अड्डा वाला मत लगाना, ये थोड़ा सा इजी लेवल का होता है। पर आप हाँ शुरुआत शुरुआत पे अगर आप सीख ही रहे हो तो पहले 3-4 दिन के लिए लगा सकते हो, उसके बाद आई एग्जाम भी। और वैसे पुनीत सर भी अपना पीडीएफ देते हैं तो वो भी लगा लेना, ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुझे बस इस तरीके से कवर करना है कि आधे घंटे से या आधे पौने घंटे में ये कवर हो जाए, ठीक है। सारे पजल कवर मत करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स बहुत कट जाते हैं, क्योंकि मान लो एक पजल को बनाने में 2.5 मिनट लगते हैं, जो थोड़े दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अगर नए नए सीखेंगे तो आपको एक पजल बनाने में 5 मिनट लगेंगे। अगर वो पजल गलती बन गया या फिर बना ही नहीं तो 5 मिनट आपके चले जाएंगे। इसलिए रीजनिंग सबसे लास्ट में करना, और उन्हीं सारे पहले सिलॉक्स कर लेना, ठीक है। सिलॉक्स पर बहुत इजी होता है, इनइक्वालिटी इजी होती है। उसके बाद अगर तुम पजल में आओगे तो पहले वो पजल करना जिसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे फ्लोर वाले पजल्स, डेजिग्नेशन वाले पजल्स, ये सारे पजल्स गलत भी नहीं होते हैं और थोड़े कंपैरेटिवली इजी बन भी जाते हैं। 3 वेरिएबल पजल देखने में बहुत हार्ड लगता है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, बट जब पुनीत सर पढ़ाएंगे और आप इससे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सबसे इजी पजल यही होते हैं। सीटिंग पजल थोड़े हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और ब्लड रिलेशन तो आते ही है। उसके बाद आते हैं हमारे कोर आईटी स्ट्रीम में। पेपर वन निकालना कंपेरेटिवली इजी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सारे पेपर्स पढ़ लेते हो ना तो पेपर वन निकल जाएंगे। अब आते हैं पेपर टू में। वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि हमें कट ऑफ निकालने के लिए 10 मार्क्स चाहिए, चाहे वो 10 मार्क्स हम इसमें से लाएं पेपर वन में से या 10 मार्क्स हम पेपर टू में से लाएं। तो हमारा मेन फोकस होगा कि 10 मार्क्स वो हम पेपर टू में से ही लाएं। पेपर वन ज्यादा से ज्यादा हमको 30+ लाना है, 35 या 40 तक आप ले आए। पेपर टू में हमको 50+ लाना है। अब आप पूछे कि ऐसा क्यों, तो भाई एम तो हाई लेके लिए चलो, बाद में निगेटिव मार्किंग में कट भी तो जाते हैं, इसीलिए इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करो कि पेपर टू में एटलीस्ट 50+ में लाऊं, ताकि नेगेटिव मार्किंग कट के भी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, ठीक है।
तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप स्टार्ट करना उप से। और ये जो दो टॉपिक है ना, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और एल्गोरिदम, इस दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ अभी ही पढ़ लेना, क्योंकि ये ही दोनों टॉपिक जो है वो आपके फेज टू के पेपर टू में भी आएंगे। ठीक है, ये देखो, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ओप्स। तो फेज वन में जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि ये आपको फेज टू में भी हेल्प करे। क्योंकि फेज टू में बहुत ही बस 40 दिन बचते हैं, तो उन 40 दिन में आप उस लेवल का तैयारी करना, मॉक्स लगाना और उसके बाद कॉन्सेप्ट भी पढ़ना, तो दोनों हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फेज वन में ही आप फेज टू की भी प्रिपरेशन कर देना, और ये हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने बीटेक में तो पढ़ा ही है ना, बस रिकॉल ही तो करना है। उसके बाद आते हैं डेटाबेस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो डेटाबेस, एसक्यूएल क्वेरीज, ये दोनों भी ज्यादा हार्ड तो है नहीं। एसक्यूएल हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे सीखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, पर वो सारे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेटवर्क कॉन्सेप्ट, इसे तो ऐसे 10 मार्क्स लिखते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चंस पता है ऐसे कैसे आते हैं। और आपसे आईएसओ के बारे में पूछ लेंगे, आईएसओ ओएसआई स्टैक के बारे में, कि जैसे एंड टू एंड कनेक्शन कौन सा लेयर करता है, तो उसका हो जाएगा टीसीपी। टीसीपी यूडीपी के स्ट्रक्चर्स पूछ लेंगे कि भाई किसको कितना स्पेस मिलता है टीसीपी स्ट्रक्चर्स में, जैसे हेडर को कितना हेडर को कितना बाइट मिलता है, फलाना टिमकाना, ऐसे सब पूछते हैं, ज्यादा ज्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। पेपर टू जो होता है ना फेज वन का, यानी आईटी वाला पेपर, वो बहुत ही इजी होता है, हमारे बीटेक लेवल जितना ही होता है। अब ये सब प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि सारे रिसोर्सेज प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि फेज वन में ही फेज टू का पढ़ लेना। क्वेश्चंस तो भी मत ही लगाना इतने हार्ड, बट हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ना कि पेपर फेज टू भी आपका निकल जाए, और फेज टू के समय आपको कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने नहीं जाना पड़े। हाँ, तो रिसोर्सेस अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या करना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि मुझे नहीं पता उप्स क्या है, मैं भूल चुकी हूँ। तो इसके लिए जाना, यूट्यूब पे टॉपिक डालना, कोई भी एक छोटी सी वीडियो देखना, वीडियो देखते समय शॉर्ट नोट्स बनाना, और सैंड फाउंड्री करके एक वेबसाइट है, आप सबको पता होगा, उस पे उस टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज करना। बस इसी सिंपल तरीके से आप करते चलोगे, आपका सारा टॉपिक होते जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है क्वेश्चंस करने के बाद, तो भाई एआई का हेल्प बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। आप एआई को बोलो कि मुझे एक 15 ईयर ओल्ड बॉय की तरह या 15 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह आप मुझको समझाओ, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है प्रिपरेशन जर्नी में, वो होता है एरर लॉग बनाना। पेपर वन की तो मत ही बनाना, उससे तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है। पेपर टू की बनाना। एरर लॉग क्या होता है ना, कि जैसे देखो तुमने कोई एमसीक्यू लगाया, ठीक है, वो एमसीक्यू मेरा गलत हो गया, तो एरर लॉग मैं आपको अपना एरर लॉग भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो वो एरर लॉग बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, तो वो गलत क्यों हुआ, या मेरी वो सिली मिस्टेक्स थी, या मैं कॉन्सेप्ट भूल गई, या मैं जल्दबाजी में ऊपर बी की जगह डी लगा के आ गई। तो ये सारी एरर लॉग पे रखते हैं, और नई जो टॉपिक्स मैं सीखती हूँ वो रखते हैं। अगर आपको कम समय में सारी सिलेबस कंप्लीट करनी, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। कहने का क्या मतलब है ना, कि जैसे मान लो तुमने कोई नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आईएसओ ओएसआई स्टैक का कोई क्वेश्चन लगाया, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं आएगा। तुम पहले क्वेश्चन लगाओ, देखोगे क्वेश्चंस लगाया मैंने, मुझे नहीं आया, उसके बाद मैं उसका आंसर देखूंगी, उस आंसर से मैं फिर उससे रिलेटेड 5-6 टॉपिक्स और पढ़ लूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे जाके या फिर एआई की मदद से। तो इसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है, ये है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, बट 1 मार्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। तो वो हेल्प करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। ठीक है, और सबसे लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक मेंशन किया है, क्योंकि मुझे कोई और रेलिवेंट मॉक मिला ही नहीं जो आईटी के लिए अच्छे से बताता हो। टेक्स्ट बुक का मॉक अच्छा है, मैंने पहले भी लगाया है आईबीपीएस एसओ के लिए, तो ये अच्छा है। ओके,
कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि पेपर 1 में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, उसको पहले कवर करना। दूसरी बात मैंने कही कि आईटी में भी जो इम्पोर्टेंट है जैसे प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम तो उसको पहले कवर करना। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉक्स लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स के लिए मॉक्स लगाना, क्योंकि अगर आप चाहोगे किसी का नोट्स लेने, ठीक है, मान लो बहुत से नोट्स अवेलेबल है यार, बहुत से नोट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, तुम कोई भी एक नोट्स उठा लोगे और सिर्फ नोट्स वो 300 पन्नों की नोट्स पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। तो अब मैं रिवीजन कहाँ से करूँ? तो देखो यार, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। वो जो 1 घंटे की लंच आवर हमें मिलती है, तो 1 घंटा तो लगता नहीं है खाने में। तो गप्पे-सप्पे ना लड़ा के अगर मैं वो 45 मिनट रिवीजन में निकाल लूँ, तो वो काम आएगा मेरे, ठीक है? मान लो कुछ दिनों के लिए मैं 1 घंटे कम ही सोऊँ, तो रिवीजन तो किसी भी तरीके से टाइम मैनेज करके आपको रिवीजन तो करना है, ठीक है? जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ में, और मैंने भी किया है बहुत से एग्ज़ाम्स में, वो ये है कि मैं हर चीज़ एकदम डीप में पढ़ना चाहती हूँ, कि यार अगर डीबीएमएससी पढ़ रही हूँ तो इतनी डीप में पढ़ रही हूँ कि ये भूल जाती हूँ कि वो पेपर 2 फेज़ 2 में तो नहीं आने वाला है वो। तो बस फेज़ 1 ही निकालना है, तो मैं उसको ऊपर-ऊपर से भी अगर देख के चल जाऊँ कि मेरा एमसीक्यू जब क्वालीफाई, मतलब एमसीक्यू जब हो रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें सिर्फ़ स्कॉलर नहीं बनना है, हमें सिर्फ़ उतना ही करना है कि कट ऑफ निकल जाए हमारा। देखो पेपर 1 भले ही जब तुम पढ़ोगे ना, तो ये जो पेपर 1 था तुम्हारा, ये इंग्लिश, क्वांट, ये सब, तो ये पढ़ने में तुमको बहुत हार्ड लगेगा और तुमको लगेगा कि इधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट एक्चुअली में तुमको आईटी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पेपर 1 निकल जाता है। पेपर 1 में ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, ठीक है? ये भी मैंने पहले ही मेंशन किया था कि लंच टाइम और ट्रैवलिंग टाइम का यूटिलाइज़ करो यार, जिस तरीके से हो सके। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हमें वेस्ट नहीं करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हम ये चाहेंगे कि वो डेडिकेट हो मेरी पढ़ाई की तरफ, ठीक है? क्योंकि भाई बस 30 दिन बचे हैं अब। फुल पेपर मॉक अभी मत लगाना, फुल पेपर मॉक जनवरी जब आ जाए तभी लगाना। हाँ, 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, और कम से कम 5 मॉक लगाना यार, मतलब एक-एक दिन का गैप करके भी लगाओगे तो कम से कम 3 मॉक्स तो लग ही जाएँगे। और मतलब इस तरीके से मैनेज करना कि 5 मॉक्स एटलीस्ट हो पाए। मतलब मैं एम बड़ा लेके चलो तो अच्छा रहता है, अगर 3 का ही 1 लेके चलोगे तब तो 1 ही लगाओगे बस। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बहुत अच्छा वर्क काम करती है। अगर आपका वे क्लियर है, अगर आपका एम क्लियर है कि मुझे सेबी क्यों करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका पेपर निकल ही जाएगा। एक ये लाइन मैंने लिखी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज से ही अपनी वो लाइफ जीना शुरू करूँ जिसमें मैं एक सीबी आईटी ऑफिसर बन चुकी होंगी, और अपने आप को बार-बार ये लाइन दोहराऊँ कि हाँ, मैं एक सीबी आईटी ऑफिसर कर पाऊँगी। ये बीटेक का सिलेबस का ही पूछता है, कुछ और फैंसी पूछता नहीं है। ठीक है? अब ये वाली स्लाइड आने से पहले मैं आपको कुछ और दिखा देना चाहती हूँ, वो सारे रिसोर्सेज़ के बारे में जिससे मैंने पढ़ा है। तो ये आई एग्ज़ाम बी का साइट है। इससे आप बहुत सारी कुछ हेल्प ले सकते हो, वो भी फ्री में। जैसे विकिपीडिया से करंट अफ़ेयर्स आप पढ़ सकते हो, जो कि सच में अच्छा पढ़ाता है। इसमें अच्छे सारी पीडीएफ है, तो जो आप सारे मंथ के पढ़ सकते हो। उसके बाद है मॉक टेस्ट। इसके मॉक टेस्ट सच में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? और फ्री होते हैं, तो आप इससे जैसे फेज़ 1 के पेपर 1 के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, आईटी का मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, और सच बताऊँ तो मुझे और कोई फ्री मॉक टेस्ट थोड़े ढंग के लेवल के मिला भी नहीं। तो आई एग्ज़ाम भी का आप ले सकते हो। इसका कोर्स भी आप ले सकते हो, पता है? पर मुझे कुछ कोर्स अभी 30 दिन के लिए लेना कुछ ख़ास रिलेवेंट लगा नहीं, इसीलिए मैंने बाकी बाकी ऑनलाइन सोर्सेज़ पे ही डिपेंड रहना ज़्यादा ईज़ी समझा। एक ये मॉक टेस्ट भी है, अगर आप टेक्स्ट बुक के पास इलाइट में आओगे यहाँ पे, हाँ, तो इसका जो सेबी ग्रेड ए का मॉक टेस्ट है, ये ले लेना यार, ये 1400 कुछ के आता है 6 महीने के लिए, और ये बहुत अच्छा होता है। मतलब एक एक ही जगह सब कुछ कंपाइल करके आपको मिल जाएगी, जो कहीं और मिलती नहीं है। उसके बाद ये क्लाउड अफेयर्स है, इससे आप करंट अफेयर्स अपना कर सकते हो, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते रहते हैं, तो इससे बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो इससे आप कर सकते हो। हाँ, उसके बाद मैं कह रही थी ना क्वांट कहाँ से करें, तो क्वांट ये है, कौशिक मोंते सर है,
इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। इतने प्लेलिस्ट आपको कवर करने नहीं है, सच बताऊं तो सिंप्लीफिकेशन के वीडियो हैं, ये 4 घंटे के वीडियो है। पर आप बस इसके पीडीएफ पीडीएफ भी मतलब शुरुआत की थोड़ी देर देख लोगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो हो जाता है। ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, और वैसा नहीं कि बैठ के 4 घंटे की बस क्वांटिटी देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। ये आशीष सर का है, इसके भी वो 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियोस होते हैं। बट ये भी आप कर लोगे मैनेज, सारे नहीं। जैसे अब स्पीड मैथ है, तो स्पीड मैथ तो अब हम नहीं पढ़ सकते। एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, तो उसका टॉपिक हम उठाएंगे और जो भी टाइम लगेगा उस टाइम में करके खत्म करेंगे, जैसे आधे घंटे 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस इसी के साथ ही करवा देते हैं तो हो जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है निमिषा बंसल मैम। और इंग्लिश में हमको ज़्यादा टाइम भी देना है क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एडिटोरियल इंग्लिश कैसे कवर करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम, कि कोई भी द हिंदू से एक एडिटोरियल उठा लिया अपनी वोकैब सुधारने के लिए, ताकि हमको ऐसी जो पैसेज आए, ऐसे ही पैसेज आते हैं सेम, ठीक है, ऐसे ही सेम पैसेज आते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ऐसे पैसेज जब वहाँ पे आए तो मैं उस पैसेज को कम समय में पढ़ पाऊँ, चीज़ें समझ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं एडिटोरियल पढ़ने में, तो द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में आए और जो भी आरबीआई से रिलेटेड एडिटोरियल है या फिर जो भी नेशन से रिलेटेड एडिटोरियल है, जैसे यूएस रशिया रिलेशन विद इंडिया समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आरबीआई से रिलेटेड है, टैक्सेस एंड ड्यूटी से रिलेटेड है, तो वो सारे आप एडिटोरियल 15 से 20 मिनट लगेंगे, पढ़ लें। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड है, वोकैब है, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जो तो वो सब आप नोट्स कर लें मीनिंग के साथ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, टाइम मिलता है, तो ये एडिटोरियल एनालिसिस भी कर ले। इसमें ये बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स और बहुत सारी चीज़ें बताती है। मैं ये वीडियोस डेली करती हूँ, इससे वोकैब बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसके प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा परफेक्शन बैच का प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग कहाँ से करें, तो रीजनिंग बाय पुनीत सर, मैंने पहले ही बताया था, इनका प्लेलिस्ट है ये। सारे कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लो यार, कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो। सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि आप 5-7 मार्क्स ले आओगे 25 में से। अब आते हैं आईटी के लिए। तो आईटी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सैन फाउंड्री का है, इसके एमसीक्यूज उठाना और थोड़े अच्छे लेवल के एमसीक्यूज लगाना, ठीक है। जैसे कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज लगाना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर मैंने टेक्स्ट बुक का ही, मैंने मेरे पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक का ये गेट वाला सीरीज भी लगा सकते हो। इससे मैं आपके जैसे प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ नेटवर्किंग के लगा लिए। पर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का नहीं है, वैसे तो टेक्स्ट बुक यार अगर आप थोड़ा सा अपना कनेक्शन दोहराओगे तो हर बच्चे के पास टेक्स्ट बुक का होता ही सब्सक्रिप्शन है, जो किसी न किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो आप कहीं से इसका जुगाड़ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, तो ये गिग्स फॉर गिग्स का गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इसके पास सारे क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आप इसके क्विज उठा सकते हो या पेपर्स उठा सकते हो, और वो सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ज्यादा हार्ड मत लगाना, क्योंकि वो ऐसे आते नहीं है। इसरो के बीवाईक्यूज भी आप लगा सकते हो, उस टॉपिक के लिए उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और आप इससे भी पढ़ सकते हो, जैसे इंटरव्यू बीट है, इसके भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। और एसक्यूएल के लिए तो W3 से अच्छा कुछ और है नहीं, तो आप इसके आओ, इससे एसक्यूएल सीख लो, तो इससे हो जाते हैं। और एमसीक्यू इससे बना लो, सैन फाउंड्री से, वहां से सीख लो, यहाँ से बना लो। देखो, तो ये आई एग्जाम बी का एक मॉक टेस्ट है जो मैंने लगाया था, ये फ्री मॉक टेस्ट है। इसको आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, इस वाले मॉक टेस्ट को। तो ये थोड़े ढंग का ही लेवल का क्वेश्चन देता है, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा इजी नहीं देता है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे ने लगाया है। तो ये एक फ्री रिसोर्सेज है जिसका आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एरर लॉग दिखाऊंगी अपना, तो ये मेरा एरर लॉग है। इसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एरर लॉग बनाए हैं। जैसे आपको भी इसमें ये नोशन मैं यूज़ करती हूँ इससे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। मैं कॉपी पे नोट्स नहीं बनाती हूँ इस पे। तो जैसे एक वो कैब का टैब है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और क्रिप्टोग्राफी का है, ऐसे ही
सारे के मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी एक खोल के दिखाती हूँ जिसको मैं दिखा सकती हूँ। तो वो एक है डीबीएमएस का, देख लेते हैं। तो जैसे ये डीबीएमएस का मैंने बनाया है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन अगर मैं डीबीएमएस का लगाती हूँ और वो गलत हो जाता है, तो जैसे ये एक पर्टिकुलर है गलत हो गया, तो इसके मैं आंसर्स यहीं पे रख लेती हूँ। सारे एमसीक्यूज नहीं रखती हूँ इसमें, वो सारे रखती हूँ जो मुझे लगता है अच्छा है, जिससे मैं कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें सीख सकती हूँ। या और भी चीजें, जैसे ये था कि मेरा सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है, और क्यों क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये था कि कॉन्सेप्चुअल था और सिली भी हो गया। तो ये सारी चीजें आप एक टैग बना बना के लिख लेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका अगर आपसे गलत हो गया और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो वो एक छोटे में आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे का आप वो बना सकते हैं नोट्स। इससे ओएस तो इस बार आता नहीं है, ये तो मैंने आईबीपीएस वाले के लिए बनाया था। जैसे एल्गो एरर है, अगर एल्गो एरर मैं आपको दिखा सकूं तो जैसे ये कॉन्सेप्चुअल था, मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको नोट कर लिया। जैसे ये कुछ क्वेश्चन था और ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट यहीं पे नोट कर लिया। पीएनपी हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में है ये। ठीक है, और जैसे एक ये टैग भी आप लगा देना कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट तो आती है पर मैं भूल गई उस समय। तो यही सारे, एक एरर लॉग बनाना बहुत आसान होता है, और हर रात सोने से पहले एक बार ये एरर लॉग एक बार आप देख लोगे तो वो काम बन जाता है। ठीक है, वोकैब का भी मैं नोट्स यहीं पे बना देती हूँ कि ऐसे बहुत से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं वोकैब के नोट्स कैसे बनाती हूँ वो दिखा देती हूँ आपको। मैं पहले बैंकिंग का प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे ये सब आसान लगता है। आप इतना समय नहीं देना चाहो तो मत ही देना। जैसे वर्ड्स है, उसकी मीनिंग्स लिख लिए। कोई एडिटोरियल मैंने पढ़ा, उसमें से कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आए तो उसकी मीनिंग लिख लिए। या ऐसे वर्ड्स लिख लिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स लिख लिए जो आ सकते हैं, कुछ एंटोनिम्स लिख लिए। तो बस इसी तरीके से मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िए इसी तरीके से। ओके, तो मैंने सारे रिसोर्सेज आपको दिखा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें।